हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चिले देश के बारे में आपको जानकारी दी थी कि मिशेल बेसेले ने चिले के राष्ट्रपति के रूप में 2006 से 2010 तक कार्य किया और यूएन वुमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में 2010 से 2013 तक के में सेवा का प्रदान की अपनी। 2014 से वो दोबारा से जो चुनाव हुए उसमें चुनी गई और चिले की राष्ट्रपति बनी रही। ये तो बात थी हमारे चिले देश की, जो साउथ अमेरिका का एक देश था, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा था, वीडियो नहीं देखा है, तो वो हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तब आपको ये समझ में नहीं आया। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लोकतंत्र के जो दो किस्से थे वो कैसे थे। पहला चिले देश के बारे में था और दूसरा है पोलैंड का। तो अब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतंत्र। तो पोलैंड में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब पोलैंड में क्या हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं कि 1980 में पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अब आप लोग बुक में देख लीजिए कि पोलैंड में जो जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो शासन कर रही थी, उसने क्या किया, उसमें साम्यवादी दलों में से एक जो था वो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में शासन करता था। इन देशों ने किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। मतलब यहाँ किसी अन्य राजनीतिक दलों को दूसरी पार्टी बनाने की अनुमति नहीं थी। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसमें जो एक पार्टी उभर के आ रही थी उसका नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ का समर्थन उसको हासिल था, इसीलिए वो इतने सालों से वहां पर शासन कर रहा था और इसी पर वो नियंत्रण भी करता था। आगे चलकर 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड यानी लेनिन जहाज कारखाना जो था, वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब वहां के मजदूरों ने हड़ताल क्यों कर दी, क्योंकि वहां पर उसमें एक क्रेन चालिका थी, उसने को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। मजदूरों में से एक क्रेन चालक महिला जो थी उसको आरोपित करके उसके खिलाफ साजिश करके उसको वहां से हटा दिया गया था, इसलिए उसके खिलाफ में हड़ताल शुरू हुई थी। और उनकी मांग ये थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए, लेकिन हड़ताल की इजाजत किसी को भी नहीं थी, इसलिए ये सब गलत नीति मानी गई। इसी दौरान में एक व्यक्ति था, इलेक्ट्रीशियन था, जो बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर आता है और हड़ताल वाले कर्मचारियों के संग हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या था, लेख वालेशा। लेख वालेशा जो थे वो इस हड़ताल के कर्मचारियों के नेता बन जाते हैं आगे चल के, क्योंकि इसको भी किसी समय में कुछ समय पहले उसमें कंपनी से बाहर कर दिया गया था, उसको भी कारखाने से निकाल दिया गया था। तो उस हड़ताल करता है और देखते ही देखते वो पूरे शहर में ये हड़ताल जो है वो फैल जाती है। आखिरकार सरकार को क्या करना पड़ता है, हम उन लोगों ने जो शर्तें रखी जाती हैं उसको माननी पड़ जाती हैं, और लेख वालेशा जो है उसके नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और हड़ताल को समाप्त करने का अनुमति दी कि हाँ ठीक है, हम एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस हड़ताल को खत्म करते हैं। संधि के बाद एक नया मजदूर संघ, फिर एक नया वो मजदूर संगठन का जन्म होता है। इस संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना है, सॉलिडेरिटी। तो जो सॉलिडेरिटी है, ये सॉलिडेरिटी क्या है, ये अंग्रेजों में मतलब जो एक मजदूर संगठन का नाम था जिसे अंग्रेज में सॉलिडेटरी कहते हैं। तो इस सॉलिडेटरी का इसके साथ उन्होंने एक संधि कर ली। संधि करने के बाद 1 वर्ष में ही इसका विस्तार पूरे देश में हो गया। करीब 1 करोड़ सदस्य इससे जुड़ गए और सरकार को लगने लगा कि अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उनको घबराहट होने लगी कि इतने बड़े सदस्यों की संख्या इतनी जल्दी इन लोगों के साथ मिल गई। क्योंकि
किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ था जिसका नाम था सॉलिडेरिटी, और इसका विस्तार पूरे देश में इतनी जल्दी पहुंच गया कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। सरकार को पर जो भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण बहुत सारे किस्से सामने आने लगे और सत्ता में लोगों को बहुत सारी परेशानियां होने लगी। सरकार घबराने लगी और इतने सदस्यों की संख्या को देखकर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी जाती है। अब मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ का मतलब जानते हैं पहले। सेना द्वारा प्रशासन व न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू किए गए कायदे कानून, यानी सेना और प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, सेना जब अपने हाथ में न्यायपालिका को नियंत्रित कर लेती है और उस पर फिर जो कायदे कानून वो अपने लागू करती है तो उसको मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है। जब मार्शल लॉ घोषित हुआ तो फिर क्या हुआ कि हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। सॉलिडेरिटी के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने और विरोध करने की अभिव्यक्ति की आजादी फिर से उनसे छीन ली गई। यानी अब लोगों को अब कुछ भी करने की आजादी नहीं दी गई। जो मार्शल लॉ के अनुसार किसी को भी अपनी मनमानी करने की अनुमति नहीं थी। अब 1981 में जब मार्शल लॉ घोषित हुआ, वो 1981 के बाद 1988 तक अपना शासन चलाया उन लोगों ने। लेकिन 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर देश भर में अपनी हड़तालें प्रारंभ कर दी। 1988 में जब हड़तालें प्रारंभ हो गईं तो लेक वालेशा ने इसकी अगुवाई करना फिर शुरू किया। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से ही कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद का भी उसे पहले जैसा भरोसा नहीं था। तो आखिर में क्या हुआ, लेक वालेशा ने के साथ समझौता वार्ता हुई और स्वतंत्र चुनाव की मांग की गई। अब जब स्वतंत्र चुनाव की मांग की गई तो 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव की मांग करने के बाद उन्होंने वोट डलवाए। तो क्या हुआ, सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा, जिनमें से वो 99 सीटों पर जीत गई। अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें जब चुनाव हुआ तो जिसमें से एक ज्यादा दल हिस्सा वो जीत गया। तो लेक वालेशा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। जब सॉलिडेरिटी का चुनाव हुआ तो उसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे, इसलिए लेक वालेशा जो था वो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में 1990 अक्टूबर में चुना गया। लेक वालेशा पोलैंड का राष्ट्रपति बना। इस प्रकार से चिले देश में जो है वो लोकतांत्रिक उसमें की घोषणा हुई और पोलैंड के साथ साथ चिले देश के साथ साथ पोलैंड भी स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र हो गया। इस प्रकार से ये हमने पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप लोग किताब के साथ इस वीडियो को अच्छे से सुन करके किताब के साथ एक बार रिवाइज जरूर करें, तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।